तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा था कि अगर आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने कॉलेज से अगर पैसे कमाए तो इनकम फ्रॉम सैलरी है। कॉलेज से अगर एग्जामिनेशन फी या कोई एडिशनल काम करने का फी अगर उन्होंने लिया वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी ही है, बिकॉज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। लेकिन अगर उसने सीए इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, आईआईएम किसी और इंस्टीट्यूट से पैसे कमाए बीइंग एन एग्जामिनर ऑन द कॉलेज, तो फिर सर उसमें जो है, उसमें जो उनका इनकम है सर, वो इनकम आईएफओएस का हो जाता है, क्योंकि ये नॉन एम्प्लॉयर से मिलता है। रेम्युनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर हम बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर। और कोई चीज अगर आपको नॉन एम्प्लॉयर से मिलती हो तो सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होती। सैलरी फॉरगॉन करके क्या होता है सर, बहुत सारे लोग थोड़े रिलीजियस होते हैं, देशभक्ति उनमें रहती है, या समाज के लिए कुछ करना ऐसा होता है, तो शायद आप लोगों ने भी ऐसा सोचा है कि आप जब सीए में बन जाओगे या सीए बन जाओगे और आपका जब पहला सैलरी आएगा तो आप डोनेट करोगे, या किसी टेम्पल को, या गुरुद्वारा को, किसी चर्च को, किसी मॉस्क को, या अगर आप भगवान में बिलीव नहीं करते, गॉड पे बिलीव नहीं करते, अल्लाह में बिलीव नहीं करते, तो देन यू विल डोनेट टू सम चैरिटेबल ट्रस्ट, किसी रिलीफ ऑफ पोर, कोविड फंड में, किधर ना किधर आप चाहते हो कि आपका जो फर्स्ट इनकम है वो आपके हाथ में टैक्सेबल ना हो। तो नहीं, टैक्सेबल नहीं, आप रिसीव ना करो, आप उस अपनी सैलरी को यूटिलाइज ना करो। तो आपने क्या किया, आपको जितनी भी सैलरीज मिलती है, एक सैलरी आपने क्या कर दिया, एक सैलरी आपने डोनेट कर दिया, डोनेट, ठीक है ना, एक सैलरी का आपने डोनेशन कर दिया, एक सैलरी डोनेशन कर दिया, बाकी 11 सैलरीज आपने एंजॉय की। तो आपके हाथ में कितनी सैलरीज टैक्सेबल होंगी, ये मेरा सवाल है। एक सैलरी का आपने डोनेशन कर दिया, अभी फ्लड आया तो आपने सोचा कि फ्लड रिलीफ फंड को मैं डोनेट करूंगा, एक सैलरी आपने डोनेट कर दिया और आपने 11 सैलरीज रिसीव की है, तो आपको कितनी सैलरीज के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। 11 और 12, आप लोगों को 11 लगता है? यस यस, 11 लगना भी चाहिए, लेकिन आंसर है 12 मंथ, आंसर है 12 मंथ। क्यों सर? क्योंकि ये सैलरी ना ड्यू हुई थी ना, आपके हाथ में ड्यू तो हुई थी, राइट? अरे आपकी चॉइस थी ना इस सैलरी का क्या करना है। आप इस सैलरी से कुछ भी कर सकते थे, आप अपने पेरेंट्स को जाके दे सकते थे, आप अपने दोस्तों को दारू पिला सकते थे, आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले सकते थे, आप इस सैलरी में से कुछ भी कर सकते थे। आपने सोचा कि समाज का भला करे, तो वो आप लोगों का कॉल है, आपका पैसा था, आपके हाथ में आपने अर्न कर लिया था। फिर उस पैसे का आप एप्लीकेशन कहाँ करते हो, उससे लेना देना नहीं होता गवर्नमेंट को। पैसा तो खर्चा होने के लिए आता है, ये 11 महीने का सैलरी भी आपने प्रिजर्व करके नहीं रखा होगा, ये सैलरी भी खर्चा ही हुआ रहेगा कहीं ना कहीं पे। लेकिन हमने कहां पैसा लगाया वो थोड़ी ना क्या देख के टैक्सेबिलिटी लगाते हैं, हम तो टैक्सेबिलिटी लगाते कि आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया, और क्योंकि आपने पैसा कमाया हुआ था तो आपके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन आप बोलते हो नहीं सर, मैंने तो सैलरी फॉरगो किया था, मैंने तो समाज के लिए भला किया, मैंने तो कोविड फंड में मैंने पैसा डाला था, पीएम केयर में डाला था। तो अगर आपने वैसा कुछ काम किया है तो शायद गवर्नमेंट आपके उस करेज को अप्रिशिएट करके सेक्शन 80G में आपको डिडक्शन देगी। एक सेक्शन मिलेगा चैप्टर 6 में, 80G, जी मतलब गरीब लोगों के लिए अगर आपने कुछ किया होगा तो आपको 80G का डिडक्शन शायद मिल सकता है, शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंडीशंस है। 80G में आपको शायद डिडक्शन मिलेगा, आपको सैलरी तो 12 महीने का ही टैक्सेबल होगा। बोलो क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। हाँ, तो इसको सैलरी फॉरगॉन बोलते हैं। फॉरगॉन करना मतलब गिव अप करना, आपने वॉलंटरी सैलरी को गिव अप किया तो वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम सैलरी में ये टैक्सेबल है। सैलरी सरेंडर क्या होता है? सैलरी सरेंडर करके एक जो कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, आजकल ऐसा यूजुअली नहीं होता। अपना इंडिया चाइना कभी तो वॉर चालू था और हमारे वॉर मतलब जो मिलिट्री है हमारे पास, उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, तो पैसे खत्म होने की वजह से वॉर को ड्रॉप करना पड़ रहा था, डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा था, सरेंडर करना पड़ रहा था हम लोगों को चाइना के सामने। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरीज को हम एक महीने का सैलरी उनको नहीं दे के वो सारा का सारा पैसा डिफेंस में लगाएंगे हम, क्योंकि डिफेंस में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वी वर इन वॉर सिचुएशन, ऑब्वियसली बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो चुकी थी, बहुत सारे सोल्जर्स को इंजरीज हो चुकी थी और डिफेंस के पास पैसे नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास किया कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है मैंडेटरीली उनके एक एक महीने का सैलरी कट होके डिफेंस फंड में पैसा जाएगा। और ये देखने के बाद प्राइवेट वालों ने भी, प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर वालों ने भी बोला सर खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय का भी आप सैलरी ले लो। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, नोटिफिकेशन पास किया लॉ के अंडर, और 1 महीने का सैलरी गवर्नमेंट ने सबके अकाउंट में से डिडक्ट किया। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट करता है बाय नोटिफिकेशन, तो वो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखा हुआ है। एक तो गवर्नमेंट पैसे भी ले ले और उसके ऊपर आपसे टैक्स भी ले ले, तो ये थोड़ा हैरासमेंट टाइप हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, अपने देश के लिए इतना काम किया, अपनी सैलरी को गिव अप किया हुआ है, तो हम आपको एग्जाम्पशन देंगे। रिसेंटली ये केरला में हुआ था 2019 में। आई वाज इन केरला व्हेन केरला फ्लड हैपेंड। और केरला गवर्नमेंट की जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, केरला गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास किया, मैंडेटरी, चॉइस नहीं, मैंडेटरी सबके अकाउंट में से 1 महीने का सैलरी डिडक्ट होगा, और जहां पे फ्लड आई है, फ्लड रिलीफ फंड में वो पैसा यूटिलाइज होगा। तो वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वो सैलरी सरेंडर का है, और सैलरी सरेंडर हो जाता है। यहाँ पे सैलरी सरेंडर होता है तो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में होता है। फॉरगॉन जो हम बोलते हैं वो वॉलेंटरी होता है, वॉलेंटरी एक्ट टैक्सेबल, मैंडेटरी जो है वो एग्जम्प्ट है। चलो ठीक है। अगर आपको एग्जाम में नेट सैलरी दिया होगा तो आपको ग्रॉस सैलरी बना के इसको टैक्स करना होता है। जिसका क्या मतलब है, जैसे आपको बोला गया कि आपका नेट सैलरी है, नेट सैलरी है आपका 9 लाख रुपीज, और आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, टीडीएस डिडक्टेड करके अलग से आपको इंफॉर्मेशन दिया है 1.2 लाख का, तो डेफिनेटली आपका सैलरी जो था वो 10.2 लाख था। तो 10.2 लाख लेके टैक्सेबल करने का ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। हम कभी भी चीजों को नेट बेसिस पे टैक्स नहीं करते, हम चीजों को ग्रॉस बेसिस पे टैक्स करते हैं। और अगर नेट बनाना होगा तो हम नेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमें ग्रॉस अमाउंट ढूंढना होता है, अगर पहले से डिडक्टेड होगा तो हम एड बैक करते हैं। चलो ठीक है आगे। सर ये सैलरी का फॉर्मेट है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मेट नहीं है। बेसिक सैलरी हम लिखेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। डियरनेस अलाउंस लिखेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। एडवांस सैलरी अभी अभी मैंने आपको बताया, टैक्सेबल करेंगे। लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी अगर आप लोगे, लोन लिया अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से, तो लोन टैक्सेबल नहीं होता। एक होता है एडवांस सैलरी और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज द लोन, और लोन इज नॉट टैक्सेबल इन योर हैंड, ठीक है ना। आगे अरियर्स ऑफ सैलरी करके एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो हमारे स्कूल के टीचर स्ट्राइक पे जा चुके थे। सर टीचर लोग स्ट्राइक पे क्यों थे, क्योंकि कुछ तो वेतन आयोग करके होता है, आपने सुना है ना, वेतन आयोग, उसको इंग्लिश में पे कमीशन बोलते हैं। हाँ सुना है। हाँ, वेतन आयोग क्या करता है, ये टीचर्स वगैरह जो होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, उनका सैलरीज वो इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली आई वाज इन म्युनिसिपैलिटी स्कूल इन मुंबई, तो गवर्नमेंट टीचर्स का सैलरी इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे वेतन आयोग ने या पे कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन अभी भी वो स्कूल के जो टीचर्स थे ना, उनको वो सैलरी मिला नहीं था। खाली ऑर्डर पास हुआ था लेकिन वो इंक्रीज सैलरी मिला नहीं था। तो दे वेटेड फॉर 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, और शायद 4th मंथ तक उनको जब नहीं मिला वो इंक्रीज सैलरी, तो दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने स्कूल में आके बच्चों को बोला कि हम अभी कल से लेक्चर नहीं लेंगे, हम अभी जा रहे स्ट्राइक पे, तो आप लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन हम लेक्चर्स नहीं लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को गम हुआ रहेगा कि खुशी हुई रहेगी कि कल से लेक्चर नहीं होंगे स्कूल में? खुशी हुई रहेगी ना। तो भाई हमने 2-3 दिन बहुत पार्टी किया, ठीक है ना। ये 2-3 दिन हमारे टीचर्स लोग क्या करते थे, हमारे टीचर्स, हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग थी, हर एक क्लासरूम का एक टीचर होता, आपको पता होगा। तो सारे क्लास टीचर आते थे, वो ब्लैक रिबन वगैरह यहाँ पे शोल्डर पे बांधते थे, यहाँ पे अपने आर्म्स पे बांधते थे, और नीचे बैठते थे खाली आके, ठीक है ना। उन्होंने एक तंबू टाइप ठोक दिया था, एक छोटा सा बैनर लेके वहां पे बैठा करते थे। गवर्नमेंट ने उनको कुछ नोटिस वगैरह नहीं किया। कैसे नोटिस करेंगे, एक म्यूनिसिपैलिटी स्कूल 4 दिन से अगर वहां पे स्टडी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को कब से फर्क पड़ने लगा। तो ऐसे 3-4 दिन चले गए, हम लोग भी एंजॉय कर करके थक गए यार। मतलब एक दिन स्कूल नहीं होता ठीक है, 2 दिन नहीं होता ठीक है, 3 दिन नहीं होता, हम तो रोज स्कूल में जा रहे खेलने के लिए बस, ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारी जो क्लास टीचर थी, ऑब्वियसली आप जो क्लास टीचर होते हैं ना उससे थोड़ा इमोशनली अटैच होते हो, बाकी टीचर से शायद नहीं होते, लेकिन क्लास टीचर से आप इमोशनली अटैच होते हो। तो हमारी जो क्लास टीचर है शायद वो 5th डे पे आई एंड शी क्राइड इन फ्रंट ऑफ अस कि देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट हमें सैलरीज नहीं दे रहा है, और अभी हम स्ट्राइक पे बैठे 4 दिन से और गवर्नमेंट उसको नोटिस भी नहीं कर रहा है, हमें स्टूडेंट्स का हेल्प चाहिए। बोलो हमने उनको हेल्प किया कि नहीं, हेल्प किया होगा कि नहीं किया होगा?
क्या होगा? किया होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, म्यूनिसिपालिटी स्कूल का पूरा स्कूल, पूरा 100% स्कूल, नॉट इवन वन एक्सेप्शन, 100% स्कूल रोड पे उतर गया था। मतलब सेकेंड डे से वो प्लान हुआ था, तो हम लोगों ने सबने वो अपनी जो कार्डबोर्ड पेपर आते हैं वो कार्डबोर्ड पेपर लाए, उसके ऊपर लिखा हमारी मांगे पूरी करो, हमें वी डिजर्व सैलरी, ठीक है ना, टीचर्स टीचर्स के साथ अन्याय बंद करो, ऐसे अलग अलग उसके ऊपर स्लोगन लिखे गए जो ऑब्वियसली हमारे टीचर्स लोगों ने बताए थे, हमने खाली लिखे। और वो छोटे छोटे ऐसे होल्डिंग्स बना के दूसरे दिन पूरा का पूरा स्कूल मुंबई में लोअर परेल में रेलवे स्टेशन के बाहर का जो रोड है उसके पास ब्रिज है, उस ब्रिज पे पूरा स्कूल, ठीक है ना, पूरा स्कूल पूरा रोड ब्लॉक कर दिया हम लोगों ने। अब बोलो मीडिया आएगा कि नहीं? देखा। आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 7th स्टैंडर्ड से फेमस हूं, मैं 7th स्टैंडर्ड पे टीवी पे आया था क्योंकि मेरी क्लास टीचर के बाजू में मैं खड़ा था, छोटू सा था, लेकिन मैं टीवी पे आया था। हम लोग शाम को जाके, तभी इवनिंग के न्यूज आते थे, तो जाके हम लोग जाके देख रहे थे कि अपना अपना फोटो आ जाएगा टीवी पे। तो आया भी था, हम लोग टीवी पे आए थे, तो उन्होंने वो इश्यू जो था, तो हमारे टीचर्स ने उसको बोला, और गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली एक्शन लेके जो उनका सैलरी बनता था, ठीक है ना, पे कमीशन के हिसाब से उनको रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज करके देने बोला, ठीक है। और फिर टीचर लोगों ने स्कूल में लड्डू बांटे थे, स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे, मतलब जो दुश्मनी होती है स्टूडेंट टीचर के बीच में, वो दुश्मनी खत्म होके सब दोस्त हो गए थे अभी। ओके, तो वो एक मेमोरी है मेरा, जिसको मैं अरियर्स ऑफ, तो उनको क्या मिला था, अरियर्स ऑफ सैलरी मिला था उनको, पहले का सैलरी बैकडेटेड सैलरी को इंक्रीज करके अभी इस करंट ईयर में दिया गया। बोलो टीचर्स लोग खुश होंगे कि नहीं? उनको पहले का सैलरी मिला, इंक्रीज सैलरी, उसको अरियर्स बोलते हैं, करंट ईयर में मिला तो खुश होंगे ना? हाँ। बस इन, यस यस, वो खुश थे, हम लोग भी खुश थे, इनकम टैक्स भी अपनी खुशी उसी में ही ढूंढ लेता है, ठीक है ना। टीचर्स खुश है तो इनकम टैक्स भी खुश है, क्योंकि इनके हाथ में एडिशनल इनकम आया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स तो लगता है ना एकदम। अपनी इंडिया का तो सिंपल सा नियम है कि आपने इनकम कमाया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स लगता है अरियर्स ऑफ सैलरीज के ऊपर। लेकिन इसमें एक सेक्शन 89 का इफेक्ट आता है, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। कमीशन हो या इंसेंटिव्स हो, कमीशन और इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को एनकरेज करने के लिए दिया जाता है कि आप और अच्छा काम करो, अच्छा परफॉर्मेंस करो, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ये यहाँ पे कमीशन एंड इंसेंटिव दिया जाता है। बोनस मैंने आपको बता दिया टैक्सेबल होगा इस चैप्टर में। एम्प्लॉयर आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, पीएफ का एक कॉन्सेप्ट है। अलाउंसेस आपके हाथ में टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, उनको माइनस कर देंगे। परक्यूजिट्स आपके हाथ में टैक्सेबल होते हैं, ग्रेचुटी आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, पेंशन आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, लीव इनकैशमेंट आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कॉम्पेंसेशन आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। ये जो लास्ट में आइटम लिखे गए इन सबको रिटायरमेंट बेनिफिट हम बोलते हैं। ये रिटायरमेंट बेनिफिट करके अलग से हम इसकी बातें करके चलेंगे, कुछ एग्जम्प्ट होता है, कुछ टैक्सेबल होता है। सर इसके बाद जो आपके पास अमाउंट आता है उसको हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, और ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शंस मिलते हैं अगर आप लकी हो तो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A और क्लॉज 1A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। मार्क माय वर्ड्स वेरी 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 क्लियरली, इसके बारे में एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करना होता है। मतलब अगर किसी का सैलरी हम 5 लाख बोलते हैं तो उसका सैलरी 5 लाख टैक्सेबल होता ही नहीं है, उसमें का 50,000 जो है वो माइनस होगा और 4.5 लाख की टैक्सेबल होगा। किधर भी कुछ भी नहीं बोला होगा इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मतलब जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 GB डेटा में 1024 MB होते हैं, वैसे ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब ये है, बोलो या नहीं बोलो ये है, और क्योंकि ये है तो इसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एग्जाम में। कुछ स्टूडेंट इसका इफेक्ट देना भूलते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप लोग प्लीज इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन के इफेक्ट को देना मत भूलो। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ये खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी किसी एम्प्लॉय को नहीं मिलता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खाली ये बेनिफिट दिया, अगर आप प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन कर रहे हो तो ये डिडक्शन वहां पे नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स या प्रोफेशन टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है सर? आपको पता ही है, इनकम टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है ना, तो इनकम के ऊपर हम स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा नहीं देते। मतलब अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साइड भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जीएसटी में तो आपको पता ही है कि जीएसटी कैसा लगता है, जीएसटी में 2 जीएसटी लगती है हमारी, CGST और HGST।
एक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को हम देते हैं, एक पैसा स्टेट गवर्नमेंट को हम देते हैं, क्योंकि हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करता है, हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट भी काम करता है। लेकिन इनकम टैक्स का वैसा नहीं है, इनकम टैक्स खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाता है। तो स्टेट ने बोला क्योंकि आपको महाराष्ट्र स्टेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, आप महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र में पैसा कमा रहे हो, कर्नाटका में रह के कर्नाटका से पैसा कमा रहे हो, केरला में रह के केरला से पैसा कमा रहे हो, तो सर ऐसे तो फिर आप लोगों को स्टेट को भी तो कुछ देना होगा। तो हम स्टेट को प्रोफेशन टैक्स देते हैं, ये क्योंकि आपके स्टेट ने आपको काम करने का मौका दिया है। ये है, ये महाराष्ट्र में आज की तारीख में 2500 पर एनम होता है, सैलरी में से 250 रुपीज के आसपास से डिडक्ट होता है, 230 रुपीज के आसपास, और एम्प्लॉयर वो पे कर देता है। तो प्रोफेशन टैक्स अगर आपने भरा होगा तो आपका उसको डिडक्शन हम यहाँ पे दे देते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रिशिएट करता है कि आपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए टैक्स दिया है तो आपको उसका डिडक्शन दिया जाता है। चलो ठीक है। ईयर ऑफ टैक्स, सर ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको ग्रेड ऑफ सैलरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ सैलरी, ठीक है ना। इसका रीडिंग देखो कैसे होता है, 20,000-1,000, 25,000-2,000-40,000। ये आपको जब ऑफर लेटर मिलता है ना, शायद ऑफर लेटर में ये लिखा होता है ऐसा ग्रेड ऑफ सैलरी या स्केल ऑफ सैलरी। अब कोई एम्प्लॉय है जिसने 2013 में हमको ज्वाइन किया, 1 जनवरी 2013, मुझे बताओ अगर कोई एम्प्लॉय 1 जनवरी 2013 में ज्वाइन करता है, 1 जनवरी 2013 में अगर ज्वाइन करता है, तो 1 जनवरी 2014 पे उसका 1 साल कंप्लीट होता है। आपको नहीं लगता 1 साल जब कंप्लीट होता है तो आपको ऑफिस में लड्डू लेके जाने चाहिए? बोलो, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना 1 साल कंप्लीट करते हो, आपकी एनिवर्सरी मानी जाती है ना उसकी, जॉब एनिवर्सरी, तो जॉब एनिवर्सरी होती है, तो आपको नहीं लग रहा कुछ लड्डू वगैरह लेके जानी चाहिए ऑफिस में सबको, स्टाफ के लिए, बॉस के लिए? बोलो, तुमको समझ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ ना? हाँ। तो सर मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया ना, तो खुशी का मौका है सर, ये हैप्पीनेस का मौका है। क्यों हैप्पीनेस का मौका है? क्योंकि जब 1 साल कंप्लीट होता है तो आप अपने एम्प्लॉयर से क्या डिमांड करते हो? सोचो ना, तुम लोग कमर्शियल लोगो, सोचो अब अपने एम्प्लॉयर से क्या इंक्रीज इन या इंक्रीमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। आप अपने एम्प्लॉयर से इंक्रीमेंट, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलते हो सर कॉन्ग्रेचुलेट टू मी, सर कॉन्ग्रेचुलेट टू मी, मैंने सक्सेसफुली इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल कंप्लीट कर दिया, मेरा पगार बढ़ा दो। तो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा हाँ आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जाके ग्रेड देखो, ग्रेड मतलब क्या, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया 2013 में, तब आपका सैलरी 20,000 पर मंथ था। जब आप 1 साल कंप्लीट करोगे तो आपका सैलरी 21,000 होगा, 1,000 से बढ़ जाएगा पर मंथ लेवल पे। तो यहाँ पे देखो 2013 में मेरा सैलरी 20,000 पर मंथ था, जब 2014 आया तो मेरा सैलरी 21,000 हो गया, जब मेरा 2015 आया तो सैलरी फिर से 1,000 से बढ़ेगा, 22,000 हो गया, 2016 में 23,000 हो गया, 2017 में 24,000 हो गया, 2018 में 25,000 हो गया। मैंने सेकेंड लेवल को अचीव किया। जब मेरा सैलरी 2018 में 25,000 हो गया, तब तक मुझे कंपनी में मोटा मोटी 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आपको नहीं लगता कि अभी मेरा इंक्रीमेंट का रेट इंक्रीज होना चाहिए? इंक्रीमेंट का रेट इंक्रीज होना चाहिए ना। अभी तक तो हजार रुपए से मेरा सैलरी बढ़ रहा था, अब मैं एक्सपीरियंस हो गया हूं, मैं सीनियर हो गया हूं, मेरा थोड़ा एटीट्यूड है, अपने थोड़े खर्चे बढ़ गए भाई, ठीक है ना, तो मुझको 2,000 से अभी मेरा सैलरी इंक्रीज होगा, तो 25 से 26 नहीं जाता, फिर 25 से 27 जाता है, ठीक है ना। तो सर ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों लाया गया था? अब आप देखो, आपको डेटा दिया जाएगा एग्जाम में 2013 का, 2015 का, लेकिन मुझे तो सैलरी प्रीवियस ईयर का चाहिए ना यार। मेरे को तो सैलरी चाहिए प्रीवियस ईयर 2021 का, कि मार्च 20 से लेके अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक मैंने कितना पगार कमाया। मुझे अपने 2015-16 का डेटा क्यों दिया हुआ है? ताकि आप एक्यूरेट सैलरी निकाल पाओ। तो ये भी आपका इंस्टीट्यूट आपसे चेक करता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है। ये टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, एचआर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने ये कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया हुआ है। आप लोगों को इसका जनरल नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स में ये नहीं लिखा है कुछ भी ऐसा। तो हमने क्या किया, हमारा इस साल का इंक्रीमेंट ढूंढा कि इस साल में इंक्रीमेंट कब होगा सर।
तो इस साल में इंक्रीमेंट हमारा होगा 1 जनवरी 2021 पे। तो 1 जनवरी 2021 पे मेरा सैलरी होगा वो 31,000 होगा, ठीक है ना। यहां से आगे मेरा सैलरी 31,000 होगा। तो जैन फेब मार्च में मेरा सैलरी 21,000 था। ऑब्वियसली पहले मेरा सैलरी जो था यहाँ पे अप्रैल में, देखो लास्ट मेरा सैलरी कितना था 29,000। इस पीरियड में मेरा सैलरी 29,000 था। क्या आप मुझे एनुअल सैलरी निकाल के दे दोगे प्लीज? प्रीवियस ईयर 2021 का सैलरी आप निकाल के दोगे, अप्रैल से लेके मार्च तक मैंने कितना कमाया? सो अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आता है 3,54,000। 3,54,000 विल बी द एनुअल सैलरी। क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं ना, अगर हमें सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ बोला तो यूजुअली भी मल्टीप्लाई बाय 12 और 6 लाख रुपए का हम एनुअल पैकेज निकालते हैं। लेकिन ये रैशनल नहीं है, ये अजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि 12 महीने सैलरी यूजुअली कांस्टेंट नहीं होता, सैलरी का बीच में इंक्रीमेंट होता है। तो हमने क्या अज्यूम किया अभी वाले इसमें ना, कि मेरा जो सैलरी है ना वो ड्यू होता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, और ये जनरल अजम्पशन है, ठीक है ना। नॉर्मली आपको यही अज्यूम करना है कि आपका सैलरी जो ड्यू होता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ। तो अप्रैल से लेके मार्च का सैलरी टैक्सेबल होगा। अप्रैल में मेरा सैलरी 29,000 था, फिर मई में 29,000 था, जून में 29,000 था, जुलाई में 29,000 था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मेरा सैलरी 29,000 था। जनवरी से मेरा सैलरी 31,000 हो गया। तो जैन फेब मार्च ये 3 महीने का सैलरी हमने यहाँ पे काउंट किया। तो मेरा जो आंसर आया 261 प्लस 93 इज इक्वल टू 3,54,000 का हमारा यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। लेकिन सर अगर मेरा सैलरी ड्यू होगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको नेक्स्ट मंथ करो, ठीक है ना। सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या होता है कि सर अप्रैल का सैलरी जो है, अप्रैल का सैलरी जो है वो ड्यू होता है 1 मई पे, ठीक है ना। और मई का जो सैलरी है वो ड्यू होगा 1 जून पे। वैसे ही दिसंबर का जो सैलरी है वो ड्यू होगा 1 जनवरी पे। जैन का जो सैलरी है वो ड्यू होगा 1 फेब पे। फेब का जो सैलरी है वो ड्यू होगा 1 मार्च पे। और मार्च का जो सैलरी है वो ड्यू होगा 1 अप्रैल पे। ऑब्वियसली 1 अप्रैल पे अगर ये ड्यू होता है तो मार्च का सैलरी करंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा ना। हेलो, जब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे सैलरी ड्यू हो रहा है तो मार्च का सैलरी मार्च में टैक्सेबल नहीं होगा, मार्च का सैलरी अप्रैल में टैक्सेबल होगा। आप समझ रहे हो ना हाँ सर? तो ये मार्च मंथ का जो सैलरी है ये मार्च में ड्यू हुआ ही नहीं, तो ये मार्च यहाँ पे टैक्सेबल होगा ही नहीं, ये मार्च तो अप्रैल में टैक्स होगा। क्या इसका ये मतलब है खाली 11 मंथ टैक्सेबल होंगे? डज इट मीन दिस? नो, लास्ट ईयर का मार्च ईयर में टैक्सेबल। वेरी गुड सर। अगर ये मार्च अगर नेक्स्ट अप्रैल में टैक्स हुआ रहेगा तो लास्ट मार्च यहाँ पे टैक्स होगा ना अप्रैल में। तो सर पहला वाला अप्रैल प्लस करंट ईयर के 11 महीने, तो टोटल 12 महीने टैक्सेबल होते हैं। खाली अभी सीक्वेंस जो है ना वो अप्रैल टू मार्च नहीं चलता, मार्च टू फेब चलता है, मार्च टू फेब चलता है। पहले वाले इस केस में हमने अप्रैल टू मार्च लिया, अब ये मार्च टू फेब चलेगा। मार्च टू फेब मंथ का जो सैलरी होगा वो आपका करंट ईयर में टैक्सेबल होगा। सर इससे कोई कैलकुलेशन में फर्क होगा क्या? अगर आपका सैलरी कांस्टेंट है पूरे साल भर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर साल भर के बीच में किधर इंक्रीमेंट हुआ रहेगा तो फर्क पड़ेगा। देखो कैसे, अभी आपका जब जनवरी में सैलरी इंक्रीज हुआ था तो जनवरी का सैलरी 1 फेब पे मिला होगा, एक सैलरी वो हो गया। फेब का सैलरी 1 मार्च में मिला होगा, वो 2 सैलरी हो गया। और मार्च का सैलरी तो मार्च में मिला ही नहीं होगा, तो वो तो अप्रैल में चला गया, उसको इग्नोर करो। मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद आपको 2 ही सैलरी मिली, और क्योंकि यहाँ पे 2 ही सैलरी मिली तो इंक्रीमेंट के पहले आपको 10 सैलरी मिली होंगी, ठीक है ना। ये समझ रहा है आपको? दोनों में डिफरेंस समझ रहा है क्या आपको? यहाँ पे 1 अप्रैल पे आपको पगार मिला था, इस लास्ट मार्च का 1 अप्रैल पे, जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल पे आपको एक सैलरी मिला या ड्यू हो गया आपका, वो लास्ट मार्च का था। तो यहां पे कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन? इस वर्डिंग की वजह से कैलकुलेशन चेंज हो सकता है।
अभी यहाँ पे देखो Yes. 29,000 इंटू 10 मंथ किया तो यहाँ पे 2,90,000 आया, और यहाँ पे 31,000 इंटू 2 किया तो 62 आया, तो 3,52,000 आया। सर 2,000 से सैलरी कम हो गया, क्यों? क्योंकि सर इंक्रीमेंट वाली खाली 2 ही सैलरी यहाँ पे टैक्स हुई, बिफोर इंक्रीमेंट वाली 10 सैलरी यहाँ पे टैक्स हुई। तो ये यहाँ पे ऐसा लॉजिक होता है। यहाँ पे मार्च टू फेब टैक्स होता है। ये ऐसा बहुत रेयर है, एग्जाम में यूजुअली नहीं आता, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एक्सेप्शनली कॉन्सेप्ट है तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। चलो ठीक है, आगे की बातें कर लेते हैं। एडवांस सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है, मैंने बता दिया, क्योंकि टैक्सी सैलरी का टैक्सेबिलिटी ड्यू बेसिस या रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर है। एडवांस सैलरी आप लोगों ने ले लिया है, तो ले लिया तो आपकी सैलरी रिसीव्ड हो गई है, तो रिसीव्ड हो जाएगी तो टैक्सेबल हो जाएगी। अरियर्स का मैंने अभी अभी आपको मतलब बताया, अरियर्स मींस जो सैलरी डिस्प्यूट में थी या इंक्रीज हुई है रेट्रोस्पेक्टिवली, उसको यहाँ पे हम टैक्स करते हैं ऑन द रिसीव बेसिस, बस सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 का रिलीफ। सेक्शन कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या है? कमीशन। सर कमीशन दो टाइप के होते हैं, फिक्स परसेंटेज बेस्ड कमीशन ऑन टर्नओवर, ये सेल्स वाले लोगों को यूजुअली मिलता है, सेल्स एम्प्लॉयज को, इसको टर्नओवर कमीशन बोलते हैं, ये भी टैक्सेबल है। और कोई फिक्स कमीशन होता है 2,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ, उसको हम मंथली कमीशन बोलते हैं, वो भी कमीशन टैक्सेबल है। सर ये कमीशन भी टैक्सेबल है, वो कमीशन भी टैक्सेबल है, तो अलग से क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि ये परसेंटाइल बेसिस पे होता है, ये खाली सेल्स टीम को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, और आगे जाके कैलकुलेशन में हमें खाली टर्नओवर कमीशन लेना होता है, नॉर्मल कमीशन को इग्नोर करना होता है। सर बोनस को एक्स ग्रेशिया भी बोला जाता है, एक्स ग्रेशिया लैटिन फ्रेज में बोला जाता है आउट ऑफ विल, विलिंगनेसली आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे टैक्स करते हैं। लेकिन टैक्स ना सर खाली रिसिप्ट बेसिस पे होता है, वो याद रखो, ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं होता। बोनस अलाउंसेस हम अगले राउंड में पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। सी एंटर के मॉडल में एक एग्जांपल दिया हुआ है छोटा सा, इफ ए ड्रॉज हिज सैलरी इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, तो अप्रैल का सैलरी उन्होंने मार्च में ही ले लिया एडवांस में, the same become chargeable on the receipt basis and it is to be assessed in the previous year 2021. However, salary for AY 22-22 will not include अप्रैल का सैलरी। ऑब्वियसली सैलरी एक बार आपने रिसीव बेसिस पे टैक्स किया तो ड्यू बेसिस पे उसको टैक्स नहीं करोगे। टेक्निकली उनका बोलना है कि अभी 13 मंथ की सैलरी को टैक्स करो, नेक्स्ट ईयर 11 मंथ की सैलरी को टैक्स करो। इफ द सैलरी इज ड्यू फॉर द मार्च मंथ इज रिसीव्ड बाय ए इन द लेटर अप्रैल मंथ, तो मार्च का सैलरी आपने अप्रैल में रिसीव किया, इट इज स्टिल चार्जेबल एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये ड्यू हो चुका था, वो अभी तक क्या नहीं होगा, इट वाज ड्यू। ऑब्वियसली द सैलरी ऑफ अप्रैल 22-23 विल नॉट इंक्लूड सैलरी ऑफ मार्च मंथ, पहले वाला जो सैलरी वो यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं होगा, अप्रैल में आपने खाली रिसीव किया, मार्च में वो ड्यू हो गया था, तो ये वो बात यहाँ पे कर ली है। वैसे ही सीएमए इंटर के मॉडल में एक प्रोविजन उन्होंने इलस्ट्रेटेड करके दिया है, कुछ तो लिखा हुआ है, पढ़ लेते क्या लिखा है देखो। Mr. X joined A Limited for a salary of 5,000 rupees per month as on 1st April 2018. 2018 का डेटा दिया जा रहा है आपको। In the year 1920 his increment decision was pending. Decision pending था कि सैलरी इसका बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। On 1st April 2020 his increment was finalized कि सैलरी इसका बढ़ जाएगा, पक्का बढ़ जाएगा for 1920 by 1,000 rupees per month and for 2021 1,500 rupees per month. इसको ही अरियर्स ऑफ सैलरी बोलते हैं कि पहले पेंडिंग था अभी फाइनलाइज हो गया। मेरे टीचर्स का एग्जांपल, सच अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड ऑन 5th अप्रैल 2020, जो आपका सैलरी जो लास्ट 2 साल का बढ़ाया गया है वो आपने करंट ईयर में रिसीव किया। ऑब्वियसली लास्ट 2 सालों में इस सैलरी के ऊपर आपने टैक्स नहीं भरा होगा, क्योंकि तभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ था, अभी ये फाइनलाइज हो गया, अभी इसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो फाइंड द ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। फर्दर सैलरी ऑफ अप्रैल 21 नेक्स्ट ईयर का हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये एडवांस में रिसीव भी किया गया है, तो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। देखो कैसे किया है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे 5,000 रुपीज तो इसका भैया 5,000 तो इसका क्या है, खुद का सैलरी है, प्लस 1,000 इसका सैलरी है, प्लस 1,500 इसका सैलरी है, जो लास्ट ईयर का इनको मिला हुआ है, ठीक है ना। ये अलग अलग भी आप दिखा सकते थे। सैलरी फॉर 2021 इतना आया, देखो कैसे सैलरी फॉर 2021 कैसे आया, 5,000 तो इनका रेगुलर सैलरी है, 5,000 इंटू क्या करो 12 करो, 1,000 रुपया इनको मिला गया है 1920 के लिए, तो 1920 का 12 मंथ का मल्टीप्लाई करो, 1,500 मिला गया है इनको 2021 के लिए, 2021 के लिए वो भी मल्टीप्लाई करो, तो उन्होंने कंबाइन करके तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नंबर निकाल के दिया हुआ है। अरियर्स ऑफ सैलरी 1920
एंड एडवांस सैलरी, ठीक है ना, ये इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पे अप्रैल 20 का जो ये सैलरी है यहाँ पे इन्होंने ये भी कंसिडर करके रखा है। देखो अरियर्स ऑफ सैलरी फॉर 1920 इन्होंने यहाँ पे ये रिसीव किया हुआ है। अच्छे से देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, 5,000 रुपया तो इनका सैलरी पर मंथ है ही है, 1,000 रुपया तो पहले से बड़ा है, 1,500 रुपया भी पहले से बड़ा है, ठीक है ना, 1,000 रुपया 2 साल पहले बढ़ा था, 1,500 रुपया 1.5 साल पहले बढ़ा था, तो करंट ईयर का सैलरी कितना हो गया इनका 5,000 प्लस 2 साल पहले जो 1,000 रुपया बढ़ाया प्लस 1,500 जो लास्ट ईयर बढ़ाया, तो 7,500 इनका एक महीने का सैलरी, तो 12 महीने का करोगे तो 90,000 का आ जाता है। और तो और देखो उन्होंने क्या बोला है, सच अरियर्स इज रिसीव्ड एज ऑन 5 अप्रैल 2020, ये इनको अरियर्स अभी मिल चुका है, तो जितना मिला उतना यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। और उन्होंने बोला अप्रैल 21 का सैलरी जो है वो 7,500 कैसे आया, क्योंकि ये देखो यही कैलकुलेशन है ना, अप्रैल 21 में भी यही सैलरी है उनका, तो इन्होंने टोटल सैलरी यहाँ पे लिया है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय एम्प्लॉय इज इररिलेवेंट, चलो ये तो कुछ बड़ी बात है नहीं, मेथड ऑफ एम्प्लॉय तो जाने दो। ये यहाँ पे उन्होंने वही एग्जांपल करके दिया हुआ है कि दिसंबर का सैलरी कब टैक्सेबल होता है, वो सब जो हमने भी बात किया कि अगले महीने में टैक्सेबल होता है, ड्यू बेसिस या रिसीव बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। आगे चलता हूं मैं, ये फॉर्मेट दिया आपके मॉड्यूल में, फॉर्मेट की बात कर लेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे तो फॉर्मेट्स की भी बातें होना चालू हो जाएगी, ठीक है, बेसिक्स में ज्यादा लिखा है नहीं। ये पे कमीशन वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड वी हैव रीच टू अलाउंसेस, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग भी ब्रेक ले लो, कितने मिनट का दूं बोलो,